नमस्ते बच्चों, आज पढ़ेंगे भारतीय दंड संहिता का ये नेक्स्ट वीडियो है। जिन विद्यार्थियों ने पूर्व के वीडियो नहीं देखे हैं वो वीडियो देख लीजिए। पहले एक धारा से लेकर धारा 50 तक का वीडियो और 50 से लगाकर 100 तक का वीडियो अपन ने कंप्लीट कर लिया था। आज बात करेंगे धारा 101 से लगाकर 150 तक। तो जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिले। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ ज्ञान मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। भारतीय दंड संहिता आईपीसी में कौन कौन सी धारा किस किस विषय से लागू होती है, किस किस पर लागू होती है, इसके लिए फैक्ट देखते हैं। आज का 110 वाली धारा पर चर्चा की जाए, 101 वाली धारा पर चर्चा की जाए तो इसमें लिखा है मृत्यु से भिन्न कोई भी क्षति। अगर किसी की मृत्यु हो गई है तो उसमें कोई क्षति होती है या कोई क्षति कार्य कर देता है तो उसका अधिकार और उसका विस्तार पर इसकी चर्चा की गई है। अगर किसी की भी मृत्यु हो गई है और उसको कोई क्षति हुई है तो उसका अधिकार और उसका विस्तार 101 धारा में दिया गया है। 102 धारा की बात कर लेते हैं तो जो शरीर की जो निजी प्रतिरक्षा है उसका अधिकार, उसका प्रारंभ कब तक बना रहेगा उस पर चर्चा की गई है। ये मैं धारा पर अभी विस्तार में नहीं बता पाऊँगा क्योंकि फिर मैं एक एक धारा का वीडियो आपके सामने पूरी फुल डिटेल से आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। नेक्स्ट धारा पर चर्चा करते 103वीं धारा, कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार और विस्तार, मतलब कोई भी संपत्ति कब प्राइवेट मानी जाएगी या उसका अधिकार क्या क्या रहेगा, उसका विस्तार क्या क्या रहेगा, इस पर चर्चा की गई है। 104वें धारा पर चर्चा कर लेते हैं तो मृत्यु से भिन्न कोई भी क्षति खरीद करता है तो उसका अधिकार और विस्तार पर चर्चा की गई है। 105वीं धारा पर चर्चा कर लेते हैं तो ये संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार व प्रारंभ बना रहेगा। कब तक उसकी संपत्ति पर किसी व्यक्ति का अधिकार कब तक बना रहेगा या उसका प्रारंभ कहाँ से शुरू होता है, इस पर चर्चा की गई है। नेक्स्ट धारा पर चर्चा कर लेते हैं 106 क्रमांक की धारा 106 पर चर्चा कर लेते हैं तो जो घातक हमले होते हैं, जो किसी भी व्यक्ति पर घातक हमले किए जाते हैं उसके विरुद्ध जो भी प्राइवेट प्रतिरक्षा होगी उसका अधिकार, जो कि निर्दोष व्यक्ति के, जो कि उस निर्दोष व्यक्ति को अपहानि हुई हो या कोई भी जोखिम हुआ हो उसके विषय में 106 धारा में बताया गया। नेक्स्ट धारा की बात करते 107 की धारा 107 में कौन सी बात का चर्चा है तो किसी भी बात का जो दुष्प्रेरक प्रभाव है, दुष्प्रेरक जो है, कोई भी बात आपने किसी को गलत बोल दी या किसी के द्वारा आपको कोई बात गलत दुष्प्रेरक भाव से बोल दी तो इसके लिए 107 में चर्चा की गई है। 108 की बात कर लेते धारा तो दुष्प्रेरक किसी व्यक्ति के द्वारा किसी को गलत बोलना, ये धारा 108 में बताया गया। धारा 108 का इसमें संशोधन किया गया होगा और ये धारा जोड़ी गई होगी, इसके विषय में भी इस धारा पर भी पूरी तरीके से चर्चा करेंगे। तो 108 का धारा जो कि भारत के बाहर किसी ने अपराध कर दिया तो उसके विषय में दुष्प्रेरक व्यक्ति कौन हो सकता है या उसका जो भारत के बाहर के अपराध हैं उसके दुष्प्रेरक, भारत के जो जिसने अपराध किया उसके कौन कौन से दुष्प्रेरक प्रभाव माने जाएंगे, ये धारा 108 में बताएगा। धारा 109, अपराध के लिए उकसाना, किसी भी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए उकसाने के लिए जो दंड, दुष्प्रेरित कार्य या उसके परिणाम स्वरूप जो भी किया गया है उसके लिए दंड, स्पष्ट प्रावधान
इसके लिए नहीं है, तो धारा 109 में बताया गया। धारा 110 की बात कर लेते हैं। तो दुष्प्रेरक के लिए दंड, यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति को दुष्प्रेरक भाव से या किसी आशय से कोई कार्य करता है तो उसके लिए यहाँ पर प्रावधान किया गया है। धारा 110 पर दुष्प्रेरक को दंड कौन कौन से दिए जाएंगे, ये धारा 110 में चर्चा की गई है। धारा 111 पे चर्चा कर लेते हैं। धारा 111 क्या कहती है, तो दुष्प्रेरक के दायित्व क्या होंगे, उसके कार्य क्या होंगे, उसको बताया गया है। धारा 112 जो कि दुष्प्रेरक कब दुष्प्रेरित कार्य के लिए किए गए कार्य को लिए अंकलित कार्य जो कि दंडनीय है, उस पर चर्चा की गई है। धारा 114 दुष्प्रेरक कार्य करित करने या उस प्रभाव के लिए जो दुष्प्रेरक का दायित्व है और जो दुष्प्रेरक है उस वह भिन्न हो सकता है, इसके लिए इस पर चर्चा की गई। धारा 114 की बात कर लेते हैं। तो ये धारा 14 में जो अपराध किए जाते हैं, उस अपराध किए जाते समय जो दुष्प्रेरक की उपस्थिति कौन कौन उपस्थित थे, वो इस धारा 114 में अपराध माने जाएंगे। धारा 115 की बात कर लेते हैं। तो मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध, जिस किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड या आजीवन कारावास दिया गया है तो उसके अपराध का दुष्प्रेरक व्यक्ति को यदि दुष्प्रेरक के परिणाम स्वरूप अपराध नहीं किया जाता है या किसी भी दुष्प्रेरक के द्वारा अपराध नहीं किया जाता तो धारा 115 में इसको समझाया गया। धारा 116 पर चर्चा कर लेते हैं। धारा 116 क्या बोलती है कि कारावास से दंडनीय अपराध, जो कारावास में जो दंड दिया जाता है, जो कारावास दिया जाता है, वह दंडनीय अपराध में जो दुष्प्रेरक होता है, यदि अपराध ना किया जाए, उसके द्वारा अगर अपराध ना किया गया तो उसके लिए प्रावधान 116 में समझाया गया। 117 की बात करते हैं। सामान्य जन या 10 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा अपराध किए जाना, सामान्य तरीके से जो एक से अधिक संख्या रहती है, 10 व्यक्तियों के द्वारा अपराध किए जाएंगे तो उसमें क्या क्या दुष्प्रेरक को क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं, उसमें कौन से सजा का प्रावधान दिया गया 117 के अंदर का समझाएगा। 118 पर चर्चा कर लेते हैं। तो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय, किसी को भी मृत्यु या आजीवन कारावास की सजा दी गई है पर वह अपराध की परिकल्पना को छिपाता है, किसी अपराध को छिपाता है, तो उसके लिए 118 में चर्चा की गई है। 119 की बात कर लेते हैं। तो ऐसे किसी भी अपराध जो अपराध किए जाने की परिकल्पना या लोक सेवक के द्वारा जो छिपाया जाता है, उसका जो निवारण करना आता, उसका निवारण उसका कर्तव्य धारा 119 में बताया गया। 120 की बात कर लेते हैं। धारा 120 तो कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना 120 में बताया गया है। 120 का क्या बोलती है, तो आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा, अपराध में जो अपराध होता है आपराधिक होता है, जो षड्यंत्र रचता है, जो षड्यंत्र किसी के द्वारा रचा जाता है, तो उसकी परिभाषा का उल्लेख 120 का में दिया गया है। 120 ख में क्या दिया गया है, तो 120 में आपराधिक ने जो षड्यंत्र रचा था उसके लिए दंड का प्रावधान दिया गया। तो षड्यंत्र रचना या षड्यंत्र 120 धारा ख में प्रावधान किया गया। 121 पर चर्चा कर लेते हैं। 121 क्या कहती है, तो भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, किसी ने विद्रोह कर दिया, भारत सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया या युद्ध करने का प्रयास कर रहा है, तो वो धारा 121 में के अंतर्गत दुष्प्रेरक माना जाएगा। धारा 121 क्या कहती है, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरक करना धारा 121 के अंतर्गत माना जाएगा। 121 का क्या कहती है, तो धारा 121 के द्वारा जो दंडनीय अपराध होंगे, जो भी इसके अंतर्गत भारत सरकार के विरुद्ध जो भी अपराध करेगा उसके लिए जो दंड का जो अपराध करेगा उसके लिए जो षड्यंत्र करेगा वो उसकी धारा 121 का में बताया गया।
122 धारा क्या बोलती है? भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से कोई युद्ध संग्रहित करना या कोई युद्ध के लिए सामान संग्रहित करना, ये धारा 122 में बताया गया। धारा 123 क्या कहती है? युद्ध करने की परिकल्पना से सुगम बनाने के आशय छिपाना। किसी भी युद्ध करने की जो आपने जो कल्पना की है या युद्ध करने का आप जो प्रयास कर रहे हो उस आशय को छिपाना, ये धारा 123 में बताया गया है। धारा 124 पर चर्चा कर ली जाए तो किसी विधि पूर्ण शक्ति का प्रयोग, मतलब विधि के अंतर्गत जो पूर्ण शक्ति है, जो विधि पूर्ण शक्ति है, इसका प्रयोग करने के लिए किसी को विवश करना या उसका प्रयोग करना, उसका प्रयोग आरोपित करना, अधोरोपित करना, अधोरोपित करने के आशय से राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि पर हमला करना, ये धारा 124 में बताया गया है कि किसी भी विधि पूर्ण शक्ति का प्रयोग करके या उसे विवश करके राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि पर हमला करना, ये धारा 124 में बताया गया। धारा 124 क्या कहती है? धारा 124 क्या कहती है? राजद्रोह, किसी भी व्यक्ति ने, मान लो सरकार ने किसी व्यक्ति पर राजद्रोह का मुकदमा दायर कर दिया, तो धारा 124 का में राजद्रोह, किसी भी व्यक्ति के द्वारा राजद्रोह का मुकदमा किसी व्यक्ति पर चलाया जा सकता। 125 धारा 125 की चर्चा कर लेती है तो भारत सरकार के जो मैत्री संबंध रखने वाली, जो अच्छे संबंध रखने वाली, भारत सरकार के में जो अच्छे संबंध रखने वाली एशियाई शक्ति के विरुद्ध युद्ध करना, जो भी एशियाई बड़ी बड़ी शक्ति उनके विरुद्ध युद्ध करना भारत सरकार के खिलाफ, वो धारा 125 में बताया गया। 126 पर चर्चा कर लेते हैं तो भारत सरकार के साथ शांति संबंध स्थापित करने वाले, भारत के अच्छे संबंध रखने वाले और खराब संबंध रखने वाले, तो यहाँ पर शांति संबंध रखने वाली शक्ति के बारे में बताया गया है। राज्य क्षेत्र में लूटपाट करना, भारत सरकार के साथ में शांति संबंध रखने वाली शक्ति राज्य क्षेत्र में लूटपाट करने के विषय में इसमें धारा 126 में बताया गया है। 127 पर चर्चा कर ली जाए तो धारा 125 और 126 में जो वर्णित है, धारा 125 जो कि 125 में भारत सरकार की जो शक्ति है और 126 में जो वर्णित है उसको लूटपाट द्वारा की गई संपत्ति को प्राप्त करना, धारा 127 में इसका वर्गीकरण किया गया। धारा 128 देखते हैं, लोक सेवकों को स्वेच्छा से जो राज कैदी है या युद्ध कैदी को निकाल भगा देना। किसी भी लोक सेवक मतलब सरकारी कर्मचारी के द्वारा किसी भी कैदी को या किसी भी उम्र कैदी को जेल से बाहर निकालना या भगा देना एक धारा 128 के अंतर्गत आएगा। धारा 119 की चर्चा कर ली जाए तो जो लोक सेवक है, जो मतलब लोक सेवक जो सरकारी कर्मचारी है, उसको कैदी का निकाल देना और उसे भगाना सहन करना 129 में आएगा। 130 पर चर्चा कर ली जाए तो ऐसे कैदी को निकाल भगाने में सहायता देना या छुड़वाना या उससे आश्रय देना 130 में आएगा। 131 की बात कर लेते हैं। धारा 131 की बात कर लेते हैं तो विद्रोह का दुष्प्रेरण है, जो विद्रोह किया जाता है या उसके जो दुष्प्रेरक है वो सैनिक, नौसैनिक, वायु सैनिक के जो कर्तव्य है, जो उसके कर्तव्य से उसे विचलित करने का, जो सैनिक, वायु सैनिक, नौसैनिक के जो कर्तव्य है उनके कर्तव्य का प्रयत्न करना, कर्तव्य का विचरण का प्रयत्न करना, धारा 131 में बताया गया। धारा 132 क्या कहती है? विद्रोह का दुष्प्रेरणक यदि परिणाम स्वरूप विद्रोह हो गया हो, किसी के लिए किसके परिणाम स्वरूप विद्रोह हो गया, विद्रोह का दुष्प्रेरक व्यक्ति को लिए, तो धारा 132 में चर्चा की गई। 133 क्या कहती है? तो सैनिक, नौसैनिक, वायु सैनिक द्वारा विशिष्ट अधिकारी द्वारा जब वह अधिकारी
अपने पद का जो निष्पादन हो रहा उसके हमले का दुष्प्रेरण धारा 133 में बताया गया है। 134 धारा क्या कहती है? तो हमले का दुष्प्रेरण करना, जिसके परिणाम स्वरूप हमला किया गया है। हमले का दुष्प्रेरण, किसी पे हमला कर देना। या हमले के विषय में कौन सी धारा लागू होती? तो 134 धारा हमले के विषय में लागू होती है। 135 की चर्चा कर लेते तो जो सैनिक होते हैं, नौ सैनिक होते हैं, वायु सैनिक होते हैं, उनका परित्याग कर देना या उनके लिए द्वारा जो दुष्प्रेरणक हो उनको त्याग कर देना, ये धारा 135 में बताया गया। धारा 136 पर चर्चा कर लेते हैं तो अभितिजक को आश्रय देना, किसी को भी अपने आश्रय में रख लेना, ये 136 में बताया गया। 137 की बात कर लेते हैं। धारा 137 की बात कर ले तो मास्टर की उपेक्षा किसी भी वाणिज्य जलयान पर छिपा हुआ अभिजन्य, जो मास्टर की अपेक्षा किसी भी वाणिज्य जलयान पर छिपा हुआ अभिजन्य। धारा 138 की बात कर लेते तो सैनिक, नौ सैनिक, वायु सैनिक द्वारा अधीनता का कार्य, जो उसका अधीन कार्य किया जाता, सैनिक, नौ सैनिक, वायु सैनिक के द्वारा उसके कार्य और उसके दुष्प्रेरक कौन से हो सकते हैं, ये धारा 138 में बताया गया है। 138 का के विषय में चर्चा कर लेते हैं तो पूर्वोक्त धाराओं को भारतीय समुद्री में सेवा लागू कराना। जो भी धारा लागू की गई है, धाराओं जो समुद्रिक सेवा में, जो समुद्र में जो धारा लगी हुई, जहाज में जो धारा लगी हुई है, पूर्वोत्तर धाराओं में भारतीय समुद्रिक सेवा को लागू कराना धारा 138 का में लागू की गई है। 139 क्या कहती है? तो कुछ अधिनियमों के अध्यधीन व्यक्ति, कुछ अधिनियम पर चर्चा की गई है इसमें। 140 की चर्चा कर लेते हैं। धारा 140 क्या कहती है? तो जो सैनिक होते हैं, नौ सैनिक होते हैं, वायु सैनिक होते हैं, उनके उपयोग में जो पोशाक पहनी जाती है, पोशाक जो उनकी ड्रेसेस है उस पर चर्चा की गई है। तो जो उनके सैनिक, नौ सैनिक, वायु सैनिक द्वारा जो पोशाक पहनी जाती है उसके प्रतीक चिन्ह को धारण करेगा, या जो उनकी पोशाक चिन्ह रहेगी, जैसे स्टार वगैरह और भी मोनू बने रहते हैं, उस पर चर्चा की जाएगी। तो जो उनके प्रतीक चिन्ह धारण करना, ये धारा 140 में बताया गया। धारा 141 पर चर्चा कर लेते हैं। धारा 141, तो जो विधि के विरुद्ध होगा, जो कानून के विरुद्ध जन समूह होगा, उस पर चर्चा धारा 141 पर की जाएगी। धारा 142, विधि विरुद्ध जन समूह का सदस्य होना, किसी भी कानून के उल्लंघन करने के बाद में किसी भी समूह का आप सदस्य होना, 142 में विधि विरुद्ध धारा होगी। धारा 143 पर चर्चा करते हैं तो गैर कानूनी है वह जन समूह का सदस्य होने के नाते दंड, जो भी समूह का जो सदस्य है उसके नाते जो उसको दंड दिया जाना चाहिए, उसका प्रावधान धारा 143 में बताया गया। धारा 144 पर चर्चा कर लेते हैं तो घातक आयुध से सज्जित होकर, मतलब घातक हथियार लेकर विधि के विरुद्ध, मतलब कानून के विरुद्ध जन समूह में सम्मिलित होना, मतलब घातक हथियार लेकर जो कानून के विरुद्ध किसी भी समूह में सम्मिलित होना, ये धारा 144 पर इसकी चर्चा की गई है। धारा 145 पर चर्चा कर लेते तो किसी भी विधि विरुद्ध जन समूह में बिखर जाने या समावेश किया गया है, जिसका समावेश किया गया है या जानबूझकर किया गया है, उसमें शामिल होना या बने रहना, धारा 145 में चर्चा की गई है। धारा 146 पर चर्चा कर लेते हैं। धारा 146, बलवा करना, बलवा मतलब किसी को अगवा करना या किसी को किडनैप कर लेना, ये धारा 146 में इस पर चर्चा की जाएगी। विस्तार में एक एक धाराओं पर वीडियो में आपके सामने जो भी वीडियो आएंगे उसमें मैं आप एक एक धाराओं पर विस्तार से आपको समझाऊंगा। धारा 146, बलवा करना या अगवा कर लेना। धारा 147 में क्या कहती है?
बलवा करने के लिए दंड, जो अगवा आपने किसी व्यक्ति को किया गया है, वो भी कानून के विरुद्ध अगवा किया गया है, जालसाजी से अगवा किया गया है, किडनैप किया गया है, तो उसके लिए दंड का क्या प्रावधान है, कौन कौन से दंड दिए जाएंगे, वो धारा 147 में प्रावधान किया गया है। धारा 148 पर चर्चा कर लेते हैं। तो घातक आयुध मतलब घातक हथियार से सज्जित होकर उपद्रव कर देना मतलब विद्रोह कर देना, ये धारा 148 में बताया गया। 149वीं धारा क्या कहती है, तो विधि विरुद्ध मतलब कानून के खिलाफ किसी जन समूह का सदस्य हर सदस्य के समान लक्ष्य अभियोजन करने में किए गए अपराध का दोषी किसी भी जन समूह का सदस्य हो, और लक्ष्य को अभियोजन करते समय कौन सा अपराध का दोषी होगा, ये धारा 149 में बताया गया। धारा 149 में बताया गया है। धारा 150 पर चर्चा कर लेते हैं। धारा 150 पर चर्चा कर लेते हैं। तो विधि विरुद्ध जन समूह में सम्मिलित करने वाले व्यक्ति भाड़े पर लाना या भाड़े पर लेना, जो व्यक्ति जन समूह में विरुद्ध सम्मिलित करने के लिए जो व्यक्ति भाड़े पर लाए गए हैं या भाड़े पर लेने के लिए उनको बढ़ावा देना, ये धारा 150 में दिया गया। एक बार और पढ़ लेते हैं इसको। धारा 150 विधि विरुद्ध जन समूह में सम्मिलित करने के लिए व्यक्तियों पर भाड़े पर लेना या भाड़े पर लेने के लिए बढ़ावा देना, धारा 150 में इसका वर्गीकरण किया गया है। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल से जुड़े, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिले। ये पूरी 511 धाराओं पर विस्तार से चर्चा नहीं है इन वीडियो में। मैं हर एक धारा पर विस्तार से खुल के आपके सामने प्रेजेंटेशन वीडियो के माध्यम से एक एक धाराओं को विस्तार से समझाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।